हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा देखो, बीएसटी का हम लोगों ने पार्ट 1 हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आज से हम लोग स्टार्ट करें हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास में सिर्फ 4 चैप्टर्स है। आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, प्लस इस चैप्टर में समझने वाली चीजें बहुत सारी है। तो इस चैप्टर को मैं आपको 4 से 5 छोटे छोटे से पार्ट्स के अंदर बहुत प्यार से, बहुत डिटेल के अंदर हम ये चैप्टर हमारा कंप्लीट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, लेक्चर देखना है, साथ साथ में समझते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करते जाओ। शुरू करते हैं फटाफट से। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत होती है व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। देखो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मनी की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, रोकड़ा चाहिए होता है, और इसी पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस। चाहे कैसा भी बिजनेस हो, एक छोटी सी चाय की दुकान है, चाहे एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी है, चाहे आप फर्नीचर बिजनेस कर रहे हो, कपड़े की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, चाहे आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, हर तरह के बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो पैसा होता है, ये बिजनेस की क्या कहलाता है? लाइफलाइन कहलाता है। बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं चल सकता। इसी पैसे को बोला जाता है बिजनेस फाइनेंस। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, इस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस। समझ में आ गया? अब देखो, फाइनेंस बिजनेस में हर स्टेज पर चाहिए होता है। आपको बिजनेस स्टैब्लिश करना है, स्टार्ट करना है, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको लैंड खरीदना होगा, ऑफिस या फैक्ट्री परचेज करनी होगी, मशीनरी इंस्टॉल करनी होगी, और भी बहुत सारे अदर खर्चे होते हैं। तो इस्टेब्लिश करते टाइम पर भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है भाई, बिजनेस सेट हो गया। अब उस बिजनेस को रन करने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। रॉ मटेरियल परचेज करना है, सप्लायर्स को पे करोगे, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करोगे, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने, बहुत सारे आए दिन के खर्चे होते हैं। तो रन करने के लिए भी पैसों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी आप लाना चाहते हो, नई मशीन लाना चाहते हो, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना चाहते हो, पैसे की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस को एक्सपैंड करना है, छोटू से बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, हर सिचुएशन में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। सो फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, टू एक्सपैंड इट एंड टू डाइवर्सिफाई इट। इसीलिए हम बोलते हैं ये जो बिजनेस फाइनेंस होता है, ये किसी भी बिजनेस की क्या होता है? लाइफलाइन होता है, जिसके बिना हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। चमक गया इतना अच्छे से? अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट हम पूरा का पूरा पार्ट 1 के अंदर पढ़ के आए हैं। किसी भी काम को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से करना, कि काम एकदम मक्खन तरीके से हो रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से हो रहा है, वही क्या है? मैनेजमेंट है। और जब बात आती है फाइनेंस को मैनेज करने की, पैसे को मैनेज करने की, उसे हम लोग बोल देते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पर मान के चलना कि आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हो, आप चीफ फाइनेंस ऑफिसर हो, फाइनेंशियल मैनेजर हो, तो आप किस तरह से फाइनेंस को मैनेज करोगे? पैसे को मैनेज करोगे। पैसे को मैनेज करना ही क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो, जब बात आती है पैसे को मैनेज करने की, तो इसमें 3 चीजें होती हैं। बहुत आराम से समझना, क्योंकि ये चीजें, ये जो अभी मैं समझा रही हूँ, ये आपके लिए इस चैप्टर का बेस तैयार करेगा। तो जब बात आती है फाइनेंस की, सबसे पहले जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, वो क्या करता है? फाइनेंस को अरेंज करता है। कहीं से तो फाइनेंस लाना पड़ेगा ना, सारा पैसा खुद के पास थोड़ी ना होता है। तो सबसे पहला काम है फाइनेंस को अरेंज करो। इसे हम एक्वायर करना भी बोल सकते हैं, इसे हम प्रोक्योरमेंट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला काम है फाइनेंस को अरेंज करना, उसे प्रोक्योर करना, उसे एक्वायर करना। अब देखो, फाइनेंस कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? बैंक से पैसा बोरो कर सकते हो। मैं कंपनी की बात कर रही हूँ, कंपनी बैंक से पैसा बोरो कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है? शेयर्स इशू कर सकती है। शेयर्स इशू करते हैं तो हमारे पास में पैसा आता है। कंपनी क्या कर सकती है? डिबेंचर्स इशू कर सकती है। डिबेंचर्स भी एक तरह का लोन है, डिबेंचर्स इशू कर दो, कंपनी के पास में पैसा आ जाएगा। कंपनी पब्लिक से भी पैसा बोरो कर सकती है। तो अलग अलग जगह से फाइनेंस को अरेंज करा जा सकता है, एक्वायर करा जा सकता है। ठीक है भाई, फाइनेंस आ गया। दूसरी चीज आती है, अब उस फाइनेंस को कैसे यूज करें, उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा।
पैसा तो आ गया बिजनेस के अंदर। अब इस पैसे को हम कैसे यूज करेंगे, इसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा। तो देखो, जो भी बिजनेस है वो पैसे से दो तरह के असेट्स खरीद सकता है। एक होता है फिक्स्ड असेट्स, दूसरा होता है करंट असेट्स। देखो, जब बिजनेस के अंदर हम कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं, लैंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, किसी प्रपोजल, किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जा रहा है, इसका मतलब आपने पैसा कहाँ लगाया है, फिक्स्ड असेट्स के अंदर। लेकिन मान लो वर्किंग कैपिटल का खर्चा, यानी कि बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा होता है, हाथ में जो कैश रख रखा है, या फिर हम लोगों ने इन्वेंट्री खरीदी है, स्टॉक खरीदा है, ये खर्चे क्या होते हैं, हमारे करंट असेट्स। तो सेकंड आता है कि उस फाइनेंस को किस तरह से यूज करना है, कितना पैसा फिक्स्ड असेट्स में लगाएं, कितना पैसा करंट असेट्स में लगाएं। फिक्स्ड असेट्स में भी जो पैसा लगा रहे हैं तो कौन से फिक्स्ड असेट में कितना पैसा लगाएं, कौन से प्रपोजल, कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है, ये हो गया हमारा यूटिलाइजेशन। सबसे पहला क्या है, फाइनेंस को कैसे एक्वायर करना है, फिर है फाइनेंस को कैसे यूटिलाइज करना है। अब आपका बिजनेस चल रहा है एकदम मक्खन तरीके से, स्मूथ तरीके से। अब हमें होते हैं बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स, जिसे आप क्या बोल सकते हो, सरप्लस भी बोल सकते हो। तो मुझे बताओ, सारा प्रॉफिट कंपनी अपने पास में रखती है क्या? नहीं रखती। कंपनी इस प्रॉफिट के दो हिस्से कर देती है। एक हिस्सा कंपनी अपने ही पास में रखती है, खुद के ही पास में रखती है, ताकि फ्यूचर में कंपनी इस पैसे को यूज कर सके। इस पैसे को बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और एक हिस्सा कंपनी क्या कर देती है, अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। देखो, जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी तो कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो जो शेयर होल्डर्स को हम रिटर्न देते हैं उसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड। उन्हें डिविडेंड मिलता है, वो खुश रहते हैं। समझ में आ गया? तो तीन चीजें आती है फाइनेंस के अंदर। फाइनेंस को कैसे प्रोक्योर करना है, यानी कि कैसे अरेंज करना है, फिर उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा, और जब कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, कितना पैसा कंपनी अपने पास में रिटेन करके रखेगी खुद के पास में, कितना पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। हमें सोच समझ के पैसे को प्रोक्योर करना है, यानी कि अरेंज करना है, एक्वायर करना है। ऐसी जगह से पैसा अरेंज करो कि पैसे को अरेंज करने की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम से कम आए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर्स को इशू करने की एक कॉस्ट आती है। जब हम बैंक से पैसा बोरो कर रहे हैं तो बैंक्स को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी एक कॉस्ट है। तो ऐसी जगह से पैसा प्रोक्योर करो कि पैसे को लेकर आने की कॉस्ट कम से कम आए, प्लस जो रिस्क है वो रिस्क भी कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मैनेजेबल होना चाहिए। एज वेल एज एफिशिएंट यूसेज ऑफ फाइनेंस। उस पैसे को सोच समझ के यूज करो, पैसे को ऐसी जगह पर लगाओ कि वहां से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, मैक्सिमम बेनिफिट्स हो। समझ में आ गया? इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। पैसे को प्रॉपरली हमें एक्वायर करना है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, पैसे को हमें सही तरीके से यूज करना है, सही जगह पर उस पैसे को लगाना है। एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। जो सरप्लस यानी कि प्रॉफिट्स हो रहे हैं उन्हें तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी, ताकि जो कंपनी है वो स्मूथली मक्खन तरीके से चल सके। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चमक गया अच्छे से? समझ में आ गए? तीन काम होते हैं। आगे देखो हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड। इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये मेक श्योर करके रखते हैं हम अलग अलग जगह से फंड्स क्या कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, यानी कि अरेंज कर रहे हैं। तो जिन भी जगह से हम फंड्स लेकर आ रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक से पैसा बोरो करा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिबेंचर्स इशू करके पैसा अरेंज करा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। शेयर्स इशू करते हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, एक्स्ट्रा पैसा लगता है। ऐसी जगह से पैसा लाओ कि पैसा अरेंज करने की कॉस्ट कम से कम आए। कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, रिस्क जो है वो मैनेजेबल, कंट्रोल में होना चाहिए। एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स, और फिर उस पैसे को तरीके से यूज करना, यूटिलाइज करना, सही जगह पर पैसे को लगाना। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट एम्स एट इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड एज वेल एज अवॉइडिंग आइडल फाइनेंस। ये बहुत ही काम की बात है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहता है कि भाई इस तरह से पैसे को मैनेज करो कि जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, कंपनी के पास में इनफ फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। ठन ठन गोपाल वाली सिचुएशन ना हो। जब पैसे की रिक्वायरमेंट है, कंपनी के पास में सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल होने चाहिए।
इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंपनी के पास में बहुत सारा आइडल फंड्स पड़े हैं, एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं जिनका कोई यूज ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन हो कि सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हो जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट हो, प्लस आइडल फंड्स भी नहीं होने चाहिए, पैसा वेला भी नहीं पड़ा होना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना पैसा होना चाहिए। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चमक गया होगा अच्छे से। आगे देखो, अब हम बात करते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका मतलब है एक जो कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर है, एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उसका क्या रोल होता है, उसका क्या काम होता है, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही पता चलता है कि कंपनी ने कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगा रखा है और कौन से फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगा रखा है, किस मशीनरी में, किस प्रपोजल प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा रखा है। सेकेंड है द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। कंपनी ने कितना पैसा करंट एसेट्स में लगा रखा है और कौन से करंट एसेट में कितना पैसा लगा रखा है, कंपनी के पास में कैश कितना है, कंपनी ने इन्वेंट्री यानी कि माल स्टॉक कितने रुपए का खरीद रखा है, कंपनी के रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स कितने हैं। डेटर्स वो होते हैं जिनको कंपनी उधार पर सामान बेचती है, तो उनके पास से फ्यूचर में कंपनी के पास में पैसा आएगा। थर्ड है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। कंपनी पैसा अरेंज करती है, हमें पता है कंपनी क्या करती है, पैसा अरेंज करती है। कंपनी ने कहीं से पैसे का जुगाड़ करा है और मान लो ये जो कंपनी ने पैसा अरेंज करा है, कंपनी इस पैसे को 1 साल के अंदर अंदर चुका देगी, रीपे कर देगी। कंपनी ने पैसा अरेंज करा, बैंक से पैसा बोरो करा, इस पैसे को अगर कंपनी 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न कर देगी, मतलब ये शॉर्ट टर्म फंड्स है। लेकिन अगर कंपनी को पैसा रिटर्न करने में 1 साल से ज्यादा लगता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल भी रख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। तो कितना पैसा तो कंपनी शॉर्ट टर्म फंड से रेज कर रही है, कितना लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रेज कर रही है, इसका पता भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से चलता है। फोर्थ है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट इक्विटी। ये भी काम की बात है। जब कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा रेज कर रही है, ये वो पैसा है जिसे रिटर्न करने में कंपनी को 1 साल से ज्यादा लगेगा। तो इसके 2 सोर्सेज होते हैं, एक होता है डेट और दूसरा होता है इक्विटी। अगर कंपनी कहीं से पैसा बोरो करती है, जैसे बैंक से पैसा बोरो करा या फिर डिबेंचर्स वगैरह इशू करे, तो बैंक से जो पैसा बोरो करते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना होता है। 10 करोड़ लिए तो 10 करोड़ तो लौटाना ही है, साथ साथ में उस पर इंटरेस्ट भी देना है। तो जब कंपनी कहीं से पैसा बोरो करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेट। वही कंपनी जब शेयर्स इशू करती है या फिर जो कंपनी की खुद की रिटेन्ड अर्निंग्स है उन्हीं को कंपनी अपने बिजनेस में यूज कर रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी। तो कितना पैसा तो कंपनी डेट से रेज करेगी, कितना इक्विटी से लेगी, इसका पता भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से चलता है। और यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी अफेक्ट करता है। देखो ध्यान से समझना। पहला है द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। कंपनी का एक डिसीजन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसका दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आप आगे चलकर पढ़ोगे। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से ही पता चलता है कि कंपनी ने जो पैसा एक्वायर करा है उसे कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ यूटिलाइज कर रही है, कौन से फिक्स्ड एसेट्स, कौन से प्रपोजल प्रोजेक्ट में कंपनी कितना पैसा लगा रही है। इसका पता किससे चलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। इट मीन्स हाउ मच कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट फिक्स्ड एसेट्स। कौन से फिक्स्ड एसेट्स में कंपनी कितना पैसा लगा रही है, मशीनरी में कितना पैसा लगा रही है, लैंड में कितना पैसा लगा रही है, फलाने प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा रही है। इसका पता किससे चलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। सेम इसी तरह से करंट एसेट्स में कंपनी कितना पैसा लगा रही है उसका भी पता फाइनेंशियल मैनेजमेंट से चलता है। द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स, की करंट एसेट्स में कितना पैसा लगा रखा है, और कैश में, इन्वेंट्री में, रिसीवेबल्स, हर चीज में कितना पैसा लगा रखा है। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स में ज्यादा पैसा लगा रखा है, मतलब बड़ा बिजनेस है, फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा हैं, तो इस सिचुएशन में कंपनी करंट एसेट्स में भी पैसा ज्यादा लगाएगी। बड़ा बिजनेस है, करंट एसेट्स में पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा है तो करंट एसेट्स में भी कंपनी पैसा ज्यादा लगाएगी। सेकेंड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर कंपनी अपने पास में बहुत सारा स्टॉक रखना चाहती है, इन्वेंट्री रखना चाहती है, ताकि जैसे ही कस्टमर्स की डिमांड आए कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर दे, तो कंपनी बहुत सारी इन्वेंट्री खरीदेगी, करंट एसेट्स ज्यादा हो गए। कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, अगर कंपनी इजीली अपने कस्टमर्स को उधार पर सामान बेच देती है, इसका मतलब कंपनी के डेटर्स क्या हैं, ज्यादा है। जब कंपनी उधार पर सामान बेचती है तो वो लोग क्या बन जाते हैं, कंपनी के डेटर्स,
क्योंकि फ्यूचर में उनके पास से हमारे पास में पैसा आएगा। तो ये सारी चीजें मैटर करती है कि कंपनी करंट असेट्स में कितना पैसा लगाएगी। हर चीज का पता फाइनेंशियल मैनेजमेंट से चल रहा है। थर्ड आता है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। कितना पैसा कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रेज करेगी, कितना पैसा कंपनी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से रेज करेगी। अभी मैंने बताया था कंपनी ने पैसा एक्वायर करा और इस पैसे को कंपनी अगर 1 साल के अंदर अंदर चुका देगी, मतलब शॉर्ट टर्म सोर्सेज। कंपनी ने पैसा एक्वायर करा जिससे चुकाने में, रिटर्न करने में कंपनी को 1 साल से ज्यादा लग सकता है, दैट इज लॉन्ग टर्म सोर्सेज, लॉन्ग टर्म फंड्स हो गए। अब देखो ऐसी कंपनी जो अपने पास में लिक्विड असेट्स ज्यादा रखना चाहती है, यानी कि ऐसी कंपनी जो अपने पास में कैश में पैसा ज्यादा रखना चाहती है, कैश रखना चाहती है, वो कंपनी हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा रेज करती है ताकि लंबे समय तक कंपनी के पास में अच्छा खासा कैश रहे। ऐसी कंपनी जो लिक्विड रहना चाहती है, लिक्विड असेट्स कैश में अपने पास में पैसा रखना चाहती है, वो कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा रेज कर रही है कि 10-20 साल तक के लिए पैसा ले लिया, पैसा चुकाएंगे, रिटर्न करेंगे 10-20 साल बाद में। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, जब कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा रेज करती है तो अपने आप कंपनी के प्रॉफिट्स क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। मैम क्यों? आपने किसी लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा लिया है, पैसा बोरो करा है, उस पैसे पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट दोगे तो आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे, कम होंगे। हम P&L अकाउंट बनाते हैं ना इस तरह से, तो P&L अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में तो सारे रिसीवेबल्स आते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, डेबिट साइड में खर्चे दिखाते हैं। लोन पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो क्या है, एक खर्चा है। खर्चे ज्यादा होंगे तो अपने आप प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखी है, एन ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू हैव मोर लिक्विड असेट्स प्रेफर टू हैव मोर ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ऑल्दो दैट विद दैट प्रॉफिट विल डिक्रीज, प्रॉफिट्स डिक्रीज होंगे एज कंपनी हैज टू पे मोर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। समझ में आ गया। अगला है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट इक्विटी। जब कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा रेज कर रही है तो उसे भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डेट और दूसरा क्या है, इक्विटी। फर्क सिर्फ इतना है, जो बोरोड फंड्स होते हैं, बैंक्स वगैरह से पैसा बोरो करा है, जो पैसा बोरो करा है मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना है, इंटरेस्ट भी देखना है, उसे हम लोग बोलते हैं डेट। बोरोड फंड्स भी होते हैं, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। और जब कंपनी शेयर्स इशू करती है या फिर अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स यूज कर रही है, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विटी। तो इसी से हमें पता चलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कि कितना पैसा कंपनी डेट से रेज करेगी, कितना पैसा कंपनी इक्विटी से रेज करेगी। ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म फाइनेंस, द proportions to be raised by way of debt and or equity is also a financial management decision. The amount of debt से कितना पैसा रेज करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना पैसा रेज करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कितना पैसा रेज करना है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके। हर चीज का पता किससे चल रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। और लास्ट ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कंपनी ने फिक्स्ड असेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। जो सेकंड चीज आती है ना, पैसे को यूटिलाइज करना, खर्च करना। कंपनी ने फिक्स्ड असेट्स खरीद रखे हैं। अब हमें पता है फिक्स्ड असेट्स पर क्या देते हैं, डेप्रीशिएशन देते हैं। जब कंपनी डेप्रीशिएशन देगी, डेप्रीशिएशन एक तरह का खर्चा है, तो अपने आप कंपनी के प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। मैंने कहा कंपनी ने डेट से पैसा रेज कर रखा है, बैंक से पैसा बोरो करा है, डिबेंचर्स इशू करे हैं, इस पर कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, अगेन एक खर्चा है जिसे हम डेबिट साइड दिखाते हैं। अगेन कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करती है। वही लिखा है ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है, डेप्रीशिएशन है, अदर खर्चे हैं, आर अफेक्टेड बाय डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इफ वी पे मोर इंटरेस्ट, मोर डेप्रीशिएशन, इट विल इंक्रीज एक्सपेंसेस एंड अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चमक गया अच्छे से? तो 5 पॉइंट्स है, याद कर लो, साथ के साथ में कमेंट्स में लिख दो। इससे हमें फिक्स्ड असेट्स का पता चल रहा है, उसके कॉम्पोजिशन का पता चल रहा है, करंट असेट्स का पता चलता है, कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कितना पैसा रेज कर रही है, शॉर्ट टर्म फंड से कितना पैसा रेज कर रही है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर डेट का प्रपोर्शन कितना है, इक्विटी का प्रपोर्शन कितना है, और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अफेक्ट होता है। चमका अच्छे से? आगे अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात आती है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है? देखो सिंपल सा मकसद है, जो हमारे इक्विटी शेयर्स है ना, जो हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं,
उनकी प्राइजेस इंक्रीज हो, इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस इंक्रीज हो। अगर किसी शेयर होल्डर ने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा था तो वो शेयर जो है वो 200 का हो जाए, 500 का हो जाए। तो मेन मकसद जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है वो ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए, यानी कि उसने जो शेयर खरीदा है, जो इक्विटी शेयर है, उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए, इक्विटी शेयर्स की प्राइस इंक्रीज हो, इसी को बोला जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। इट मींस मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। समझ में आ गया? कंपनी का मेन मकसद है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो, उनके शेयर्स की प्राइस इंक्रीज हो, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो। ये मेन मकसद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब देखो होता क्या है, कंपनी को नॉर्मली प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, कंपनी इसमें से सारा खर्चा करती है। ये कंपनी के पास में प्रॉफिट से सारा खर्चा कंपनी करेगी, इसी से कंपनी अपने हम जो कंपनी के एम्प्लॉयज है उन्हें सैलरी देगी, मेंटेनेंस का खर्चा करेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करेगी, रॉ मटेरियल जिससे खरीदते हैं उन सप्लायर्स को पे करेगी, अपने क्रेडिटर्स को पे करेगी, सबको पे करेगी। इसी पैसे में से कंपनी क्या दे देती है? इंटरेस्ट भी दे देती है। लोन वगैरह पर डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करा जाता है। उसके बाद में कंपनी क्या पे करती है? टैक्सेस पे कर देती है। और आखिरी में जो बचता है ना, जो रेजिडुअल इनकम होती है, यानी कि जो बची खुची इनकम है, उससे कंपनी किसको पे करती है? अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करती है। किसको पे करती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करती है। कंपनी प्रॉफिट्स में से सारे खर्चे करेगी, रॉ मटेरियल के सप्लायर्स को देगी, एम्प्लॉयज को देगी, सारे खर्चे करेगी। इनफैक्ट डिबेंचर होल्डर्स, बैंक्स वगैरह को इंटरेस्ट भी दे देगी, टैक्सेस भी पे कर देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दे देगी। लास्ट में जो बच रहा है उससे कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करती है। और हमारा मेन मकसद क्या है? कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमम हो। अब अगर आपने आखिरी वाले के लिए बारे में सोच लिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में सोच लिया, जिन्हें हम बचा कुचा दे रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वालों का भला तो आप अपने आप ही करके आ गए। अगर आपने क्लास के सबसे वीक बच्चे के बारे में सोच लिया कि मुझे इसको टॉप कराना है, मतलब बाकी बच्चों का भला अपने आप हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो हमारा मकसद है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमम हो, और इनके बारे में सोच लिया तो कंपनी अदर काम अपने आप अच्छे से कर कर आई है। तो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि कंपनी के प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट्स मैक्सिमम होंगे तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, कंपनी के पास में ऑल द टाइम इनफ फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, इतना कैश अवेलेबल होना चाहिए कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे दे, अपने रॉ मटेरियल के सप्लायर्स वगैरह को पे कर ले। तो इनफ फंड्स अवेलेबल होना, कैश में पैसा होना, वही क्या है? मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। थर्ड है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। जब रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तभी कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं। और फोर्थ है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स, कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पे कर दे, चाहे वो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स है, चाहे कोई भी क्रेडिटर्स है, उनकी जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थी उन्हें जो पे करना था उन्हें पे कर दे। तो मेन मकसद क्या है? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। और जब इस मकसद को हम पूरा कर रहे हैं तो बाकी के 4 ऑब्जेक्टिव्स अपने आप पूरे हो जाते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। चमक गया अच्छे से? आगे आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल डिसीजन। देखो किसी भी कंपनी के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, उन्हें 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। पहले याद कर लो और कमेंट्स में लिख देना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड है फाइनेंसिंग, थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। वन बाय वन बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझाती हूँ। सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन समझा देती हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कंपनी पैसा कहाँ से अरेंज करे भी बोल सकते हैं, कहाँ से प्रोक्योर करे भी बोल सकते हैं, कहाँ से एक्वायर करे। तो हमें पता है जब कंपनी पैसा अरेंज करती है तो पैसे को अरेंज करने के बहुत सारे सोर्सेज है, उसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है डेट और दूसरा है इक्विटी। फाइनेंसिंग का मतलब है कंपनी पैसा कहाँ से एक्वायर करे, कहाँ से अरेंज करे। तो देखो जब कंपनी पैसा बोरो करती है, बैंक से बोरो करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, पब्लिक से पैसा बोरो करती है, कहीं से भी बोरो करती है,
तो जब कंपनी पैसा बोरो करती है वो किस में आता है, डेट के अंदर। इसे हम बोरोड फंड्स भी बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्लास 11th में पढ़ा था। और जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है या फिर कंपनी की जो खुद की रिटेन्ड अर्निंग्स है उसे ही कंपनी यूज कर रही है, इसे हम लोग बोलते हैं इक्विटी या फिर ओनर्स फंड। तो पहला हो गया कंपनी पैसा कहां से अरेंज करे, कितना पैसा कंपनी डेट से रेज करेगी यानी कि बोरो करेगी, कितना पैसा कंपनी इक्विटी से रेज करेगी यानी कि शेयर्स वगैरह इशू करके रेज करेगी। पहला समझ में आ गया। सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब जो कंपनी का पैसा है उस पैसे को कंपनी कैसे यूज करे, उसे किस तरह से यूटिलाइज करे। इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अभी मैं बताऊंगी कंपनी ने पैसा एक्वायर कर लिया, इस पैसे को कंपनी कैसे यूज करे, कैसे इसका यूटिलाइजेशन होगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब कहाँ कंपनी इस पैसे को स्पेंड करने वाली है। तो देखो मैंने बताया कंपनी पैसे को फिक्स्ड असेट्स में भी खर्च करती है प्लस करंट असेट्स में भी खर्च करती है। फिक्स्ड असेट्स में जब कंपनी पैसा खर्च कर रही है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जब कंपनी फिक्स्ड असेट्स में पैसा लगा रही है, सोच रही है कौन सी मशीन में पैसा लगाऊं, कौन से लैंड में पैसा लगाऊं, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बहुत सारी कैलकुलेशंस करती है कंपनी। आपने शार्क टैंक देखा होगा, तो जब शार्क टैंक में लोग आते हैं तो वो जितने भी शार्क्स होते हैं वो बहुत सारी कैलकुलेशन करके पैसा लगाते हैं ना, ये हो गया कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फिक्स्ड असेट्स में कितना पैसा लगाना है और करंट असेट्स में कितना पैसा लगाना है, मतलब कंपनी अपने पास में कितना कैश रखे, कितना मनी रखे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, कितना कंपनी इन्वेंट्री में लगा दे यानी कि कितने का माल खरीद के रखे, वो क्या है, वर्किंग कैपिटल। क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आ गया उस पैसे को कैसे यूज करना है, कितना पैसा करंट असेट्स में लगाना है, कितना पैसा फिक्स्ड असेट्स में लगाना है। और थर्ड आता है हमारे पास में डिविडेंड डिसीजन, यानी कि अब कंपनी को क्या होने लगे हैं, प्रॉफिट होने लगे हैं, सरप्लस होने लगे हैं, उस पैसे को कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, कितना पैसा कंपनी अपने पास में रिटेन करके रखेगी ताकि फ्यूचर में उस पैसे को यूज कर सके, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, और कितने पैसे को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन, कि कितना पैसा कंपनी अपने पास में रिटेन्ड अर्निंग्स के तौर पर रखे, कितने पैसे को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे, दिस इज डिविडेंड डिसीजन। समझ में आया। अब आज की क्लास में मैं आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझा रही हूँ, इसी को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं, क्योंकि मेन डिसीजन तो फिक्स्ड असेट्स में पैसा लगाना है ना, करंट असेट्स में उतना पैसा नहीं लगता, मेन पैसा फिक्स्ड असेट्स में लगता है, इसीलिए इसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। कल की क्लास में हम फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला आता है हमारे पास में इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैंने क्या बताया, दूसरा नाम क्या है इसका, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, यानी कि वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स कैपिटल, पैसे को कहाँ खर्च करा जाए। दिस डिसीजन मीन्स केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। फर्म केयरफुली सोचती है कि कौन से असेट्स में मैं पैसा लगाऊं, कौन से प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगाऊं। A firm has many options to invest their funds, but firm has to select the most appropriate investment which will bring maximum benefit for the firm, and deciding or selecting most appropriate proposal is investment decision। वही है, फर्म के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स होते हैं, फर्म केयरफुली सोचती है कि मैं कौन से प्रपोजल, कौन से असेट में पैसा लगाऊं कि इससे मुझे मैक्सिमम बेनिफिट्स, मैक्सिमम रिटर्न मिले, दिस इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। समझ में आ गया। अब मैंने पहले भी बताया था फर्म फिक्स्ड असेट्स में भी पैसा लगाती है, करंट असेट्स में भी पैसा लगाती है। जब बात फिक्स्ड असेट्स में पैसा लगाने की आती है उसी डिसीजन को बोला जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और यही मेन है, इसीलिए ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोल देते हैं। चमक गया अच्छे से। अब देखो इसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस या फिर स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता क्या क्या है। पहली बात है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ टिकी हुई होती है। ऑब्वियस ही बात है, आप किसी प्रपोजल में पैसा लगा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है आज आपने 10 करोड़ रुपए लगाए कल से आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। रिटर्न मिलने में 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। तो आपकी फ्यूचर की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो तो इसी पर डिपेंडेंट है। अच्छी जगह पैसा लगाया है, फ्यूचर में बिजनेस ग्रो करेगा, बुरी जगह पैसा लगा दिया, फ्यूचर में बिजनेस डूब जाएगा। तो वही है, फंड्स आर इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म असेट्स, ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर, इनका रिटर्न फ्यूचर में मिलता है। सो फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन दीज डिसीजंस। इस पर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंडेंट है।
सेकेंड है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। आप फिक्स्ड असेट में पैसा लगा रहे हो, मशीनरी में, किसी बड़े से प्लांट में, लैंड में, किसी प्रपोजल प्रोजेक्ट के अंदर ह्यूज फंड्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो, करोड़ों के अंदर आप डील कर रहे हो। सो इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और बाइंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। और अगर आपने एक बार किसी रॉन्ग प्रपोजल में पैसा लगा दिया तो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आपके क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। सोच समझ के डिसीजन लेना है। थर्ड है रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क बहुत है। आज आपने किसी जगह पर 10 करोड़ रुपए लगाए हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स किसी प्रपोजल में पैसा लगाया है, इससे रिटर्न मिलने में 10 साल भी लग सकते हैं। तो जब तक आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, आने वाले 10 साल तक आप रिस्क के अंदर हो। आप आए दिन सोचते हो कि ये प्रपोजल मेरा सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। जब तक आपको रिटर्न मिलने स्टार्ट ही हो जाते तब तक आप रिस्क के अंदर हो। सो इट इन्वॉल्व्स बिग रिस्क बिकॉज रिटर्न कम इन लॉन्ग रन एंड कंपनी हैज टू बियर द रिस्क फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल द रिटर्न स्टार्ट कमिंग। और लास्ट है इरिवर्सिबल डिसीजन है। इस डिसीजन को आप बदल नहीं सकते, रातों रात बदल नहीं सकते ना। आपने मोटा पैसा लगाया है, करोड़ों के अंदर आप डील कर रहे हो, लॉन्ग टर्म असेट्स में पैसा लगाया है, एक बार पैसा लगा दिया बस लगा दिया। आप अपने डिसीजन को ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। अगर आप अपने डिसीजन को बदलने का सोचोगे कहीं ना कहीं तब तक आपको लॉस हो चुका है। सो रिवर्सिंग द डिसीजन मे रिजल्ट इन हैवी लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फंड्स। समझ में आ गए? तो ये 4 बातें हैं, इस पर फर्म की लॉन्ग टर्म ग्रोथ टिकी हुई है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्ट होते हैं, रिस्क अच्छा खासा है और इरिवर्सिबल डिसीजन है जिसे आप बदल नहीं सकते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ में याद करते जाओ, समझते जाओ। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि कौन से प्रपोजल में, कौन से प्रोजेक्ट में, कौन से फिक्स्ड असेट्स में पैसा लगाएं, इस डिसीजन को 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जब आप कहीं पर पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप 3 चीजें अपने दिमाग में रखोगे, 3 चीजें आप सोचोगे। पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो, जब हम किसी जगह पर पैसा लगाते हैं, आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इस इन्वेस्टमेंट से, आपने कहीं पर 10 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो आपने अगर कहीं पर पैसा लगाया है तो आप इससे कुछ कैश इनफ्लो तो एक्सपेक्ट करते हो ना, कि यार मैं अगर किसी जगह से इतना पैसा लगा रहा हूँ, किसी जगह पर इतना पैसा लगा रहा हूँ, तो आप उससे कुछ कैश इनफ्लो तो एक्सपेक्ट करते हो ना, कि मेरे पास में हर साल इतनी कमाई तो होगी, इतना कैश इनफ्लो तो होगा कि मैं मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस बियर कर सकूं। समझ पा रहे हो? आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा तो आप कुछ कैश का इनफ्लो तो एक्सपेक्ट करते हो ना, ताकि आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, डे टू डे खर्चा आप कर सको। तो सबसे पहले कंपनी यही देखती है कि अगर मैं यहाँ पर पैसा लगाऊंगी तो कितना कैश का इनफ्लो होगा। Whenever a company is investing huge funds in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow to meet day-to-day requirement. और वही है, the amount of these cash flow should be carefully analyzed. कंपनी अच्छे से एनालाइज करती है कि कितना कैश का इनफ्लो होगा, तभी कंपनी उस प्रपोजल में पैसा लगाती है। समझ में आ गया? अगर सफिशिएंट कैश का इनफ्लो हो रहा है, कंपनी अपने डे टू डे एक्सपेंसेस बियर कर सकती है, तो कंपनी उस फिक्स्ड असेट में पैसा लगाएगी। पहला हो गया कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकंड आता है हमारे पास में द रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। कंपनी अगर किसी जगह पर पैसा लगा रही है, किसी प्रपोजल में पैसा लगा रही है, तो उस प्रपोजल से कुछ रिटर्न भी एक्सपेक्ट करती है ना। कैश इनफ्लो थोड़ा थोड़ा होगा, वो तो हम लोगों ने पहला पढ़ लिया। कितना कंपनी रिटर्न एक्सपेक्ट करती है? मान लो कंपनी के सामने 2 प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ए है जिसका रेट ऑफ रिटर्न है कि इससे रिटर्न मिलेगा 10% का। प्रोजेक्ट बी है जिससे रिटर्न मिलेगा कंपनी को 12% का। मुझे बता दो आप कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे? आप प्रोजेक्ट बी में पैसा लगाओगे, क्योंकि यहाँ से रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। तो सेकंड चीज कंपनी यही देखती है कहीं पर पैसा लगाने से पहले कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। समझ में आया? रिटर्न भी कंपनी देखती है, और कंपनी ऐसी जगह पर पैसा लगाती है जहां पर रिस्क कम से कम हो। समझ पा रहे हो? जहां पर रिस्क कम से कम हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। These calculations are based on the expected returns. कंपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न देती है किसी भी प्रोजेक्ट से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, एंड द असेसमेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। ये भी देखा जाता है कि भैया रिस्क कितना है, रिस्क कम से कम होना चाहिए। समझ में आया? अब देखो, मैंने कहा कंपनी किसी जगह पर 10 करोड़ रुपए लगा रही है, तो ये पैसा कंपनी के हाथ में तो नहीं है। कंपनी सबसे पहले इस पैसे को क्या करेगी? अरेंज करेगी, कहीं ना कहीं से एक्वायर करेगी। प्रोक्योरमेंट होगा सबसे पहले। तो कंपनी ने मान लो बैंक से पैसा बोरो करा है, कितने रुपए बोरो करे? 10 करोड़ रुपए बोरो करे। बैंक फ्री फोकट में तो नहीं देगा। इस पैसे पर कंपनी को बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मान लो 13% का। ठीक है भाई, कंपनी ने पैसा अब क्या कर दिया? कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया।
प्रोजेक्ट बी के अंदर। किस में लगा दिया? प्रोजेक्ट बी के अंदर। और प्रोजेक्ट बी से कंपनी को रिटर्न मिल रहा है 12% का। मुझे यही वीडियो पॉज करके बताओ, आप फाइनेंशियल मैनेजर हो, आपने पैसा बैंक से एक्वायर करा 10 करोड़ रुपए, जिस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो 13%, और उस पैसे को आपने प्रोजेक्ट बी में लगा दिया जिससे आपको रिटर्न मिल रहा है 12% का। क्या आप इस पैसे को यहां पर इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आप खुद इंटरेस्ट दे रहे हो बैंक को 13% और आपको मिलेगा रिटर्न सिर्फ 12%। लॉस के अंदर हो तो ये भी देखना है कि हम खुद इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं और हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है प्रोजेक्ट पर। समझ में आ गया? थर्ड आता है हमारे पास में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। और भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारी चीजें कंपनी कंसिडर करती है, तभी कंपनी किसी जगह पर पैसा लगाती है। जैसे शार्क टैंक में होता है, वो बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं, तो बहुत सारी कैलकुलेशंस कर कर ही कंपनी किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, कुछ इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कैलकुलेशंस। पहला है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। मैंने कहा मान लो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़, ठीक है भाई, ये देख लिया। इंटरेस्ट रेट, ये 20 करोड़ पहले आप कहीं से अरेंज करोगे, फिर ही तो इन्वेस्ट करोगे। तो अरेंज कर रहे हैं, बैंक से बोरो कर रहे हैं, तो बैंक को कितना इंटरेस्ट देना है वो भी देखो। प्रोजेक्ट से कितने कैश इनफ्लोज होंगे, जो फर्स्ट पॉइंट देखा था, डे टू डे एक्सपेंसेस तो निकल जाएंगे ना। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इस प्रपोजल में पैसा लगा रहे हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा। ये सारी चीजें कंपनी कैलकुलेट करती है, अलग अलग टेक्निक्स यूज करती है इन चीजों को कैलकुलेट करने की, जिन टेक्निक्स को बोला जाता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक। उसके अलावा कुछ अदर क्राइटेरिया भी है। ऐसा नहीं है भाई हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, अब ये प्रोजेक्ट पेपर पर लिखा हुआ दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मान लो प्रैक्टिकली आप इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, ऐसा भी तो होता है। तो ये भी देखना है कि इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, तो इस पर काम करने के लिए हमारे पास में लेबर तो अवेलेबल है ना, हमारी लेबर के पास में वो स्किल्स तो है ना कि इस प्रपोजल पर वो काम कर सके, हमारे पास में इनफ टेक्नोलॉजी है ना, इनपुट है ना, हमारे पास में मशीनरी तो है ना कि हम इस प्रपोजल पर काम कर सके। मतलब पेपर पर ही दिखने में अच्छा ना लगे, वो वाकई में फिएसिबल हो, उसे हम वाकई में इम्प्लीमेंट कर सके, ये सारी चीजें सोची जाती हैं, तब जाकर किसी फिक्स्ड असेट में, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाता है। समझ में आ गया? तो ये जो लास्ट की 3 मैंने आपको बातें बताई ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों पॉइंट्स को फटाफट से याद करो और मुझे कमेंट्स के अंदर लिख दो। यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना। कल की क्लास में मैं आपको फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन कंप्लीट करवाऊंगी। अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।